नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र और भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का वक्त हो चला है। चलिए आज की बिजनेस हेडलाइंस पर निगाह डालते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप लाइंस। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाने का फैसला। कैंसर की कुछ दवाओं पर जीएसटी दर 12% से कम होकर के अब 5%। शोध और अनुसंधान के लिए दी जाने वाली राशि को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अनुशंसा। एचपी इंडिया और पैटगेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक नए एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। अब भारत में ही बनेंगे एचपी के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर और ऑल इन वन पीसी। पहले लैपटॉप का उत्पादन फरवरी 2025 में होगा शुरू। रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। एप्पल ने लॉन्च की नई आईफोन 16 की सीरीज। भारत में कीमतें 79,900 से शुरू। कंपनी ने प्राइवेसी सुरक्षा कवच और मजबूत होने का किया दावा। एप्पल इंटेलिजेंस का भी किया गया इस्तेमाल। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी 25,000 के पार, सेंसेक्स 226 अंकों की बढ़त के साथ 81,700 के पार खुला। सोमवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने की थी दमदार वापसी। गिरावट पर खुलने के बाद बाजार के मुख्य सूचकांकों में हुई थी रिकवरी। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो हमारे और आपके जीवन पर असर डालती हैं। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई कल, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किया। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य बीमा और कॉम्पनसेशन सेस के भविष्य पर राय देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि देश में रिसर्च पर किए जाने वाले सरकारी और निजी किसी भी तरह के खर्च को जीएसटी के भार से मुक्त रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिसर्च को जीएसटी से मुक्त रखने का सुझाव दिया, जिससे जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। Funds given for research to universities and research centers which have been established by a law of the central government, to universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a third category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. काउंसिल की बैठक में जो अहम फैसले लिए गए उनमें कैंसर की 3 दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन की कुछ श्रेणियों पर भी जीएसटी 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। पर्यटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब 5% का जीएसटी लगेगा और चार्टर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगता रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कार और मोटरसाइकिल सीट कवर्स पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ा करके 28% कर दिया है। You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के एक नए समूह का गठन किया गया है। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए बनी मंत्रियों के समूह की अंतिम सिफारिशें अक्टूबर तक परिषद को सौंप दी जाएंगी। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। जीएसटी व्यवस्था में कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी नए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो इसके भविष्य पर अपनी सिफारिशें परिषद को सौंपेगा। New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar,
but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report, which will come from the GOM. वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी व्यवस्था के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाले राजस्व में 412% की बढ़ोतरी के साथ 6,909 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही कैसीनो बिजनेस पर जीएसटी राजस्व में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सरकार जल्दी ही नया इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही बिजनेस टू कंज्यूमर ई इनवॉइसिंग की सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। इससे ग्राहकों को जीएसटी क्रेडिट लेने में मदद मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत नई दिल्ली में एचपी इंडिया और पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत एचपी के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और ऑल इन वन पीसी अब भारत में ही बनेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु में कंपनी का प्लांट लगाया जाएगा और पहले लैपटॉप का उत्पादन अगले साल फरवरी में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे शुरुआत में करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। एचपी इंक और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एमओयू हुआ है। इसके तहत भारत में एचपी के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी बहुत जल्दी और आगामी फरवरी के महीने से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में 1000 से अधिक नौजवानों को इसमें रोज़गार मिलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रोज़गार और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश की 250 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विश्व की नामी कंपनियां अपने इनोवेशंस का प्रदर्शन करेंगी। सेमिकॉन इंडिया में करीब 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक नेताओं, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुक्रवार तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain. Be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab, all the components of the ecosystem are covered under this event. सेमिकॉन का एक और उद्देश्य है संभावित रोजगार के अवसर को जगाना। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। गुजरात के साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन भारत का पहला हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है। इसके 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनमें से 3 गुजरात में और एक असम में है। I think all the ingredients are here in India as we speak. I think this is the right time. We just need to make it happen, and Semicon starting Wednesday 11th is a big I will say event which we are bringing more than 250 companies to 150 international companies to bring their products into India and their technology into India. So that's a really big thing.
सेमीकंडक्टर आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है और फोन, चिकित्सा उपकरण, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई उपकरणों के निर्माण में आवश्यक है। कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% से भी ज्यादा दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में केंद्रित है। भारत भी प्रधानमंत्री के विजन से सेमीकंडक्टर और संबंधित उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो इंडिया स्टोरी है उस पर जेफरीज की रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और जेफरीज की एक इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की प्रगति और आने वाले दिनों में किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में प्रदर्शन होगा उसका एक लेखा जोखा पेश किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2013 के बाद से भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 23 से अगर 28 की बात करें तो भारत की औसत विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। ये स्पष्ट इस रिपोर्ट में कहा गया है। सरकार और RBI ने महंगाई को 4% के करीब रखने में सफलता हासिल की है। वित्तीय अनुशासन पर सरकार का फोकस बढ़ा है और जो वित्तीय घाटा है वो GDP के 5% की ओर जाने का अनुमान जताया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त सर्वोच्च स्तर पर है। एक साल के लिए जो इंपोर्ट है उसके लिए पर्याप्त है और ये $700 अरब तक पहुंच सकता है। बुनियादी ढांचे में निवेश लगातार बढ़ रहा है। GDP के 30% से ज़्यादा निजी कंपनियों के हाथों में अब कमान है निवेश की। 2018 से 19 और 23-24 के बीच में जो सरकार का औसत कैपेक्स खर्च है उसमें 24% सालाना की बढ़ोतरी देखी गई है। हाउसिंग सेक्टर पर यह रिपोर्ट कहती है कि 7 बड़े शहरों में बीते दशक में हाउसिंग सेक्टर में रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब 28 तक हाउसिंग बिक्री 10% से बढ़ने का अनुमान है। यानी मीडियम अवधि में हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा। गांव में अर्थव्यवस्था में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे FMCG सेक्टर की मांग में लगातार इजाफा होने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर यह है कि रुपए में स्थिरता बनी रही है और बीते 2 सालों में रुपया सबसे स्टेबल करेंसी के रूप में पूरी दुनिया में देखा गया है। चालू खाते का घाटा GDP के 1.2% के स्तर पर रहा और ये जो फॉरेक्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से देखना कि $700 बिलियन तक पहुंचेगा और साल 2045 तक दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा भारत और चीन, यूरोप और जापान लगातार बूढ़े हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आमदनी में 10 से 20% का इजाफा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बड़ी रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स पर निगाह रखी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की वो अब सारी की सारी जो एजेंसियां हैं वो स्वीकार कर रही हैं। देख लेते हैं बाजारों की शुरुआत आज कैसे हुई। गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिले थे उसको आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताएंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी की जो ओपनिंग है वो आज पॉजिटिव टेरिटरी में देखी गई है। 61 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी 25,041 के स्तर पर दिखाई दिया और आज शुरुआती कारोबार में यही रुख दिखाई दिया जब निफ्टी ने आज 25,000 के ऊपर का आंकड़ा पार किया और सेंसेक्स भी 81,000 के ऊपर खुलता हुआ नजर आया। 226 अंकों की शुरुआती बढ़त दिखाई दी। 81,785 का स्तर आज सेंसेक्स की ओपनिंग में। आपको याद होगा कल मार्केट में रिकवरी देखी गई थी, उसके बाद ये तेज़ी देखी गई है। 66 अंक ऊपर 25,000 के ऊपर निफ्टी 50 में आज शुरुआत होते हुए कारोबार की। जिन शेयर्स में आज बढ़त दिखाई दी है उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.8% बढ़ रहा है। श्रीराम फाइनेंस 2.3%। ICICI बैंक में भी 2% से ज़्यादा की बढ़त। ITC करीब 2% बढ़ता हुआ नजर आया। ब्रिटानिया 1.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और आज के टॉप लूजर्स ONGC में 2.9% की
गिरावट है। टेक महिंद्रा भी गिरा 2.5% करीब, BPCL में 1.1%, टाटा स्टील भी 1% और हिंडाल्को में 1% की गिरावट आज नजर आ रही है। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत ने 25 सेक्टर्स का चयन किया है, उसमें ऑटो कंपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अब ये कहा है कि देश का जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ये सेक्टर देश में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स में से एक बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 से में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में कुल GST में भी इसका योगदान 14 से 15% है। एक्मा के वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत GDP के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए ऑटो सेक्टर को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास करना चाहिए। Sector needs to actually run a campaign, literally reaching out through social media or other means to every single automobile user, two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, commercial vehicles even more so. We need to educate them that the value he pays for an OEM product will always be far less in terms of the value that is getting, the service that is getting, the years of service that he gets, the safety that is inherent in original products, so that your industry can become much more ambitious. And then when you collectively look at the new automobile market and the after sales, I think the future for your sector is absolutely bright. और दिल्ली में एक्मा यानी ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 64वें वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के ऑटोमेटिक सेक्टर में भारत अब 7वें से तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। In the automobile industry, in the world, when I taken charge as a minister, it was somewhere 7 number was in the world. But today, with your efforts, our number is now 3rd. We are just surpassed Japan. The size of our industry is approximately 22 lakh crores. And the auto component size is something 5.18 lakh crore. There is a 9% growth. And only one thing which is, I feel that it is a challenge with you and with the government also, that import is rupees 1.68 lakh crore and export is 1.76 lakh crore. So I am confident because of semiconductor. Now today we have the policy, and because of that we will be in position to manufacture semiconductor in India. और इस सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से जो अभियान चलाया गया उससे इस सेक्टर में काफ़ी मदद देखी गई और 50 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजन हुआ है। The Atmanirbhar Bharat initiative is transforming India into a self-reliant nation, and this shift is clearly reflected in the impressive growth of the auto component industry. As a driving force in our economy, the auto component industry now contributes over 2.7% to India's GDP and provides employment to over 5 million people. विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, जो एक्मा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के। बहुत धन्यवाद विनोद जी वक्त निकालने के लिए। तो बधाई आपको आपके 64वें सालाना दिवस पर। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? नमस्कार विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो अब अगर कंपोनेंट की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अगर आप हमें थोड़ा सा समझाएं और आगे जाते हुए आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अगर हम 3 से 5 साल की आपसे बात करें तो? जैसा आपने सही बताया अभी, पीयूष गोयल जी ने, हमारे जो मंत्री हैं इंडस्ट्रीज के, उद्योग के, उन्होंने एक्चुअली हमें हमारा रोड मैप तय उन्होंने किया है। तो आज हम ऑटो कंपोनेंट्स में या ऑटो सेक्टर में दुनिया में तीसरे पायदान पर है, और भारत एज एन इकोनॉमी, जैसा आपने सही बताया, आज 5वें पायदान। तो उन्होंने यह आह्वान किया कि जैसे अगले कुछ सालों में
हमारे प्रधानमंत्री जी भी हम सबको आश्वासन भी दे रहे हैं और उसकी तरफ हम अग्रसर हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, यानी कि 2 पायदान ऊपर भारत पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से ऑटो अगर सेक्टर भी 2 पायदान ऊपर पहुंचता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो सेक्टर बन जाना चाहिए। ये उन्होंने एक दिशा निर्देश हम सबके लिए किया। लेकिन आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा चुनौती भी है और अवसर भी है। वो ये है कि हम डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पोल्यूशन का ऑटोमोबाइल के हिस्से आता है। उसे अगर हमें कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या और अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाना होगा। ये तो हम सभी समझते हैं विनोद जी, लेकिन ये समझाइए हमें कि जो कंपोनेंट्स है उसका कितना हिस्सा अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं और कितने में आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं, जो कि एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि वो सबसे बड़ा फोकस है। कि अगर आप हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को देखेंगे तो ऑटोमोबाइल उसमें सबसे बड़ा है। और ऑटोमोबाइल में ही हमें बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि हमारी अगर आत्मनिर्भरता की कोई इंडेक्स हो, यानी कि हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट सबसे कम किस सेक्टर में है, वो इसी में है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ रहे हैं तो आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी हो, उनके मोटर्स हो, उनके मोटर कंट्रोलर हो, मैग्नेट्स हो, रॉ मटेरियल हो, उसमें हमारा इंपोर्ट कंटेंट ज्यादा हो। तो इसीलिए इस समय इंडस्ट्री बहुत मिनिस्ट्री के साथ मिलते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के साथ वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ हम बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। MHI ने फॉर एग्जांपल 11 टास्क फोर्स इस समय घोषित की हुई है, जिसमें से एक में मैं भी काम कर रहा हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करना चाहिए। तो जैसे गडकरी साहब ने बहुत सही बताया कि अब जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं उसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो हम इसलिए तैयार हो रहे हैं कि आज भी हमारा इंपोर्ट कंटेंट काफी ज्यादा है और उसको कम होने की उम्मीद है और हम अग्रसर हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ऐसा कर पाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, कंपोनेंट्स पे बहुत काम करना होगा। उस पर फोकस करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज हम फोकस कर रहे हैं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर, जो कि एक बड़ा फोकस है आत्मनिर्भर अभियान के तहत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और हम ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एकमा के मेंबर हैं। विनोद जी, अगर स्किलिंग की बात करें तो आप लोगों को अभी लगता है कि ये जो स्किल इंडिया मिशन है उसमें आप लोगों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? इंडस्ट्री, एकेडमिया और जो सरकार है वो एक साथ काम कर सकती है। स्किल गैप्स के बारे में आप लोगों का क्या एनालिसिस है अभी? जी, आपने ये स्किल्स की जो बात है मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात है। हिंदुस्तान में हमारा मानना है कि बहुत सारे युवक युवतियां नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब्स देना हमारा जॉब है एज एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन एक जो गैप है आज वो ये स्किल्स में है। जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री चाहती है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। और इसके लिए सरकार ने 3-4 बार नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत, स्किल्स मिनिस्ट्री के तहत बहुत सारे अभियान चलाए हैं और उससे जरूर हमको फायदा हुआ। लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्री को चाहिए, और आपने देखा होगा इस बजट में भी मैडम FN ने भी उस पर बहुत जोर दिया, तो ये जो इंडस्ट्री की इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात हो रही है। हाँ जी। ताकि हमारे युवक और युवतियां उस एक्चुअली शॉप फ्लोर पर, फैक्ट्रीज में वो अनुभव कर सके और वो सीख सके जो इंडस्ट्री को जरूरत है। और इसी के साथ एक और मैं बात कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो उद्योग है वो उनपे जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बेचारे ऐसे एरियाज में रहते हैं उद्योग क्षेत्रों के आसपास जो कि बहुत मैं कहूँगा बहुत अच्छे नहीं है, बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो ये जो एक एम्प्लॉय हॉस्टल, वर्कर हॉस्टल, सेफ नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है। तो रहने की अच्छी जगह और स्किलिंग सही हो, तो मुझे लगता है कि हम फिर मिलकर एक्चुअली एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ उस प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे निकल सकते हैं। विनोद जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है। इकोनॉमी टुडे में आपने सही कहा कि हाउसिंग फैसिलिटी हो, साथ ही साथ स्किलिंग और अपस्किलिंग किया जाए, रीस्किलिंग किया जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत बदलती रहती हैं और एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा किए जाएँ। तो ये हम जो थर्ड सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है
वो और भी हम अगले पायदान पर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ स्टोरीज हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।